जय हिंद। देखिए अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2001 पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पूर्व वर्षों के क्वेश्चन में ईयर 2001 का हम क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो वैकल्पिक विषय होता है उसका हम क्वेश्चन एक एक करके हम अपने नोट्स के माध्यम से रीड करके यह बताएंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए का ऑलरेडी हम लोगों ने चारों क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यह सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो है कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, ए बी सी एंड डी। इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1A देख लीजिएगा, द डिबेट ओवर द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप लोगों को मतलब पहले से ही पता होगा। अब PIL के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कई बार आप देखोगे कि जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह है। तो यह जुडिशरी को अधिकार है कि किसी भी चीज़ को वो रिव्यू कर सकती है। भारत सरकार कोई भी नियम कानून लाती है तो उसको तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। तो कई बार जो है और सुओ मोटो का भी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, कि किसी भी इवेंट्स पे किसी भी इशू पे वो सुओ मोटो ले सकती है, स्वतः संज्ञान ले सकती है, किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल कर सकती है, या उसके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। इसलिए इन सभी अधिकार जो है उनमें निहित है। अब है कि कभी कभी ये जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म इस प्रकार से ही आ जाता है कि कभी कभी सरकार को लगने लगता है कि जो काम लेजिस्लेटिव का है वह काम जुडिशियरी कर रही है। कहने का मतलब है कि नियम को बनाना, नियम को फ्रेम करना, यह कार्य किसकी है? विधायिका की है, लेजिस्लेटिव की। लेकिन कई बार देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस इशू करते हुए दिखाई देती है कि इस चीज़ में हमारी ये गाइडलाइंस है, मैं सरकार को यह निर्देशित करता हूँ, ठीक है। तो जब वो गाइडलाइंस देती है और किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल किसी चीज़ पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फ्रेम करती है तो वहाँ जुडिशियल ओवररीच हो जाता है, क्योंकि यह काम तो लेजिस्लेटिव विंग का है। फिर कई बार देखोगे तो जैसे फार्म एजिटेशन चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फार्म बिल को पे स्टे लगा दिया उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, जबकि फार्म बिल जो है संसद के द्वारा पारित किया गया था, उस पर जो है पूरे के पूरे उसमें कोई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया और एक कमेटी का गठन किया उसकी जांच के लिए। जबकि यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को जो है मुख्यतः नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम बस यही है कि देखना कि यह जो नियम बना है क्या यह नियम किसी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं कर रहा। इज द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब उसमें ये बस उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि इज देयर एनी ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, या फिर इज देयर एनी वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या उसका कोई हनन हो रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर किसी भी कानून पे स्टे लगाने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है भाई, चलो 2-3 महीने के लिए लगा दिया तो क्या बात है, वो अभी अपने रूप से जो है उसकी जांच पड़ताल करिए। चलो, तो ये चीज़ है डिबेट ओवर द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखो, द इम्पैक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट है एंड प्राइवेटाइजेशन ऑन प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग देखो, खैर प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, PI हो गया। यहाँ यही कहा जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक समय था कि इंदिरा गांधी के समय में सब चीज़ का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, लाइसेंस परमिट राज सिस्टम था, रेगुलेशंस और रूल्स बहुत थे, ठीक है, कह सकते हो इंस्पेक्टर राज सिस्टम था। अब जो है धीरे धीरे सरकार कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की ओर जा रही, चाहे कोल हो, स्पेस सेक्टर हो, एयर इंडिया हो, हर चीज़ के बारे में आप लोग देखे ही होंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में लिखना है, और प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार, प्लानिंग ऑफ इंडिया। देखो, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और प्लान करके जो हमारी इकोनॉमी थी वो प्लान्ड इकोनॉमी थी, तो क्योंकि हमने उसमें उतनी सफलता अर्जित नहीं कर रही तो इसलिए जो है फिर प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन 1991 में जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके किया गया। तो एक चीज़ देखो कि अगर प्लानिंग सक्सेस नहीं हो रहा है तो कोई दूसरी चीज़ अपनाई जानी चाहिए थी, वही प्राइवेटाइजेशन में हुआ। और दूसरी बात है कि करप्शन वगैरह भी थे, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हो जाने के कारण इंडस्ट्री वगैरह उतना फल फूल नहीं रही थी, तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश के रूप में जाने लगा और
बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी क्राइसिस 1991 में हो चुकी थी। तो ये सब सारे इशू थे, सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होगा। इसके बाद अगर हम बात करूं कि डिसइन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है प्लानिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट होगा सरकार को प्लान करने के लिए बहुत कम चीज़ें बचेगी। बट स्टिल सरकार तो सरकार ही है। मोदी जी आए तो प्लानिंग कमीशन को हटा दिए, बोले इन्होंने कि ये पुराने ज़माने की संस्था है, इसे ख़त्म करो। नए रूप में जो है अब नीति आयोग को बैठाया गया है, जो कि एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है गोल लेकर चलती है। ठीक है, तो ये बी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देख लो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। देखो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इंदिरा गांधी जी के समय में ये बहुत चर्चा में आया। कमिटेड का मतलब है कि कोई भी सरकार जो नीति बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उस पर एकदम कमिटमेंट के साथ उस पर काम करना। ठीक है, उसमें किंतु परंतु नहीं देखना कि सही है गलत है, बस उसको एकदम थोरली जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन करना। और बहुत सारी चीज़ें होती है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक प्रकार से हो गया ना, जिस प्रकार अमेरिका में होता है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है एक्सिक्यूटिव को नियुक्त करते हैं, तो कई बार जो है पार्टी के मेंबर्स को नियुक्त की जाती है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मतलब इस प्रकार के, आप इसको अगर अन्य शब्दों में कहो तो कि वैसे अधिकारी जो आपके कमिटेड पॉलिटिकल लीडर के प्रति कमिटेड है, उसे कमिटेड ब्यूरोक्रेट या फिर ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। चलो अब हम 1D की बात कर लेते हैं। फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर हैं जो रीजनलिज्म इन इंडिया मतलब क्षेत्रवाद को भारत में बढ़ावा देता है। स्वाभाविक सी बात है, पहला सबसे मैं मानता हूँ कि उस रीजन की लैंग्वेज हो गई, उस रीजन की जो है अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गए, उस रीजन के अपने कुछ इकोनॉमिक इशूज हो गए, उस रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इशू हो सकता है। जैसे बिहार झारखंड कभी एक था, लेकिन झारखंड एक, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका थोड़ा अलग है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, फिर थोड़ा वो जंगल एरिया वगैरह में भी है। फिर अगर कम्युनिटीज़ वाइज भी देखो तो उधर ट्राइबल कम्युनिटीज अधिक रहते थे, वहाँ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें सामने उभर कर आई कि नहीं भाई, ये थोड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग दिखाई देता है, तो चलो इसे एक अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए ताकि वहाँ सही रूप से डेवलपमेंट वगैरह हो सके। तो क्षेत्रवाद पनपने के बहुत सारे फैक्टर और कारक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्वाभाविक सी बात है कि नेशनल मूवमेंट का भारत के निर्माण के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, मोर और लेस 99% आप कह सकते हो कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के ही जनक थे। दूसरा है कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई मांगे और डिमांड अंग्रेजों से रखी थी, और अंग्रेज जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर रहे थे इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, उसका भी भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी जो है भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के फिर जो आइडियाज़ थे, जो मोरल्स थे, जो वैल्यूज़ थे, जो गोल्स थे, जो एम थे, जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की जो हमारा जो पर्पस था कि हम आज़ादी के बाद या फिर जब हमारा भारत आज़ाद होगा तो हम इन मूल्यों को जो है अपने संविधान में या अपनी नीतियों को बनाने में या फ्रेम करने वक्त जो है हम उसका उसमें जो है यूज करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और संविधान जब बन रहा था तो उन्होंने उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं जो है कह सकते हो जैसे मौलिक अधिकार हो गए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, राइट्स हो गए, और बहुत सारी ऐसे प्रियम्बल वगैरह में आप लोग पढ़ोगे तो ये सब सारे मूल्य आपको वहाँ निहित मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है स्वतंत्रता आंदोलन का देश के संविधान के निर्माण में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और प्रभाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी बिगेन विद द यूनिक एडवांटेज ऑफ एन efficient civil service and a well organized political party, yet its record is decimal, and what are the causes for the poor performance। देखो, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली या भारत के लोकतंत्र के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि भारत का लोकतंत्र 1947 के बाद या आज़ादी के उपरांत भारतीय लोकतंत्र को 2-3 चीज़ जो है बहुत अच्छी मिली। पहली चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी था। ब्यूरोक्रेसी को या फिर सिविल सर्वेंट को अभी भी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो सिविल सर्वेंट थे, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत में काम कर रहा था। तो उतना उथल पुथल नहीं हुआ, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पूरे के पूरे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो है कार्यरत थे, और एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर फ्रेम्ड
पे में जो है वो कार्य कर रहे थे, और आज भी वही सिस्टम चल रहा है मोर और लेस। भले सिस्टम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन आज भी देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह और कमिश्नरी वगैरह वही चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अब जैसे कांग्रेस एक उस वक्त की पार्टी थी, कहा जाता है कि देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में जो है, कह सकते हो आप एक चीज़ मानकर चल सकते हो कि कांग्रेस की अपनी पकड़ थी, वहाँ उनके वॉलंटियर्स थे, वर्कर्स थे। तो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी का होना भी जरूरी था। और देखो एक बात आप जब देखोगे कि 1947 से लेकर 1967 तक वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, या कांग्रेस सिस्टम था। कुछ लोगों को लगता है कि यह सिस्टम खराब था, कुछ लोगों को लगता है यह अच्छा था, क्योंकि आज़ादी के उपरांत देश की बहुत सारी समस्याएं थी, तो उस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो मोर और लेस मिलाकर चलो, खैर कांग्रेस वन पार्टी सिस्टम तो भारत में था, लेकिन एक बात आप मान कर चलो, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे, हर 5 साल में इलेक्शन होते थे, और चुनाव प्रणाली जो है एकदम कह सकते हो कि नेहरू का एक, कुछ भी कह सकते हो, कितना ही हम आलोचना कर लें, या बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ में हम इसका जो है धन्यवाद देते हैं कि जो भारत की लोकतांत्रिक मूल्य थे, और वो लोकतांत्रिक मूल्य तभी सुरक्षित और संवर्धित हो सकता है जब वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो नेहरू जी की यह देन है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप जैसा कोई जो है चाल नहीं चला, बल्कि हर 5 साल में चुनाव करवाए। और आने वाले भारत में खैर इंदिरा गांधी थोड़ी बहुत इमरजेंसी वगैरह लगाई, लेकिन मोर और लेस भारत में लोकतंत्र जीवित है, फल रहा है, फूल रहा है, और हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, और वो एकदम निष्पक्ष तौर पे चुनाव होते हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज़ादी के बाद ये 2 उपलब्धियों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है कि पहला ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम, और दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ है। चलो, तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। द वुमेन एक्टिविस्ट डिड नॉट सपोर्ट कोटा टिल 1974, व्हाट लीड टू द सब्सिक्वेंट चेंज इन देयर स्टैंड। देखो, एक अभी 2023 में यहाँ जो है बोल रहा है कि एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम मोदी जी के द्वारा पास किया गया है, जिसमें कि राज्य की विधानसभाओं में और केंद्र के लोकसभा राज्यसभा में 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन महिला का होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया रहा है कि 1974 तक, 1974 तक जो कोटा सिस्टम था महिलाओं के लिए, वह एक मूवमेंट के तौर पर नहीं उभरा था, और महिलाएं उसे अधिक सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो वुमेन एक्टिविस्ट थे उस दौर का। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और 1974 के बाद इस बिल के प्रति समर्थन जुटने लगे, और जितनी भी महिलाएं एक्टिविस्ट थी वो इसका समर्थन करने लगा। कई बार इस चीज़ को लेकर आंदोलन चले, कई सरकारों ने एक प्रयास किया, लेकिन सब जो है नाकाम हुए। लेकिन यह मोदी जी के नेतृत्व में, जो कह सकते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का क्लेरियन कॉल दिया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, इज्जत कर दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला गैस दिया, जनधन अकाउंट दिया, ट्रिनिटी, बहुत सारे ऐसे महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है उन्होंने कार्य किया। तो उसी कदम में यह जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जो है पारित हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से भी, और अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो नियम बन जाएगा। कहने का मतलब है कि महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया एक यह बहुत बड़ा हिस्टोरिकल लैंडमार्क कह सकते हो कि स्टेप है, जो आने वाली कई दशकों तक और आने वाली कई सालों तक इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के कह सकते हो कि स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। तो ये जो है सेक्शन बी का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि चारों के चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।